नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बिहार वर्तक में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो का होता है एक रेड कलर का बुक, ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस बुक से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 10, डायरेक्ट चैप्टर 10 देख रहे हैं क्योंकि किसी के द्वारा कहा गया है कि आप चैप्टर 10 करवाइए, उनको ज़रूरी है, इसलिए मैं डायरेक्ट चैप्टर 10 ही डाल रही हूँ बनाकर वीडियो। और धीरे धीरे करके हम लोग सब कुछ को देखेंगे। अभी चालू है आपका रेनबो पार्ट 2, जो 12th क्लास का 100 मार्क्स का बुक है, वो अभी चालू है। वो अभी पढ़ाई हो रहा है, उसमें 3 चैप्टर तक हो चुका है और 4th चैप्टर भी कराना है। ठीक है, प्रोज और पोएट्री सब होगा। आप मेरे चैनल से बने रहिए, आपको सभी चीज़ मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड सभी चीज़। और आज जो हम लोग करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, चैप्टर 10 है। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। ठीक है, यानी अंग्रेजी नाटक की कहानी। अंग्रेजी नाटक की कहानी को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन। द वर्ल्ड ड्रामा, ये जो ड्रामा वर्ड है, कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, यानी जो ड्रामा का हिंदी मीनिंग होता है नाटक। ठीक है, नाटक जो शब्द है यह ग्रीक शब्द से आया है। कहाँ से? ग्रीक शब्द से। ठीक है, और देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं सभी इम्पोर्टेंट है, सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और वही पॉइंट्स यहाँ पे लाया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। ऐसा आपका क्वेश्चन में भी है। देखिएगा जब आप बुक चैप्टर 10 का जब लास्ट में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, इसमें कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये जो एक्सरसाइज है, इसमें फर्स्ट ही क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। तो इसमें आप क्या आंसर मारिएगा? तो ग्रीक वर्ड। कहाँ से आया है फ्रेंड्स? ग्रीक वर्ड। ग्रीक का जो शब्द है वहाँ से आया है। ड्रामा जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। चलिए आगे देखते हैं। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग थिंक डन, यानी इसका जो मीनिंग होता है, ड्रामा शब्द का जो मीनिंग होता है वह होता है किया हुआ काम। थिंक डन यानी किया हुआ काम। ठीक है, and the things it does with acting, यानी ड्रामा जो शब्द है वे ग्रीक शब्द से आए हैं और इसका जो मीनिंग होता है वो थिंक डन यानी किया हुआ काम। और यह जो चीज़ें करता है जैसे अभिनय के साथ। ठीक है, अभिनय के साथ यानी एक्टिंग के साथ ये जो चीज़ें करता है। पूछेगा कि ड्रामा शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ग्रीक वर्ड से। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब ये सब पॉइंट है, ये इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं कराया गया है, इसमें सिर्फ मेन पॉइंट आपको बताया गया है। ठीक है, द टू वर्ड्स ड्रामा एंड प्ले बोथ आर सिनोनिम्स, यानी जो शब्द है ड्रामा और प्ले, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स बोले तो पर्यायवाची, यानी ड्रामा नाटक का पर्यायवाची क्या बोल सकते हैं आप? खेल। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है एक दूसरे के सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पर्यायवाची।
ओके, बट इन आवर कंट्री द वर्ड ड्रामा इज मोर पॉपुलर देन द वर्ड प्ले। परंतु हमारे देश में नाटक शब्द की अपेक्षा नाटक शब्द से अधिक प्रचलित है। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। और आगे देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ड्रामेटिक एलिमेंट्स। क्वेश्चन में भी आता है कि ड्रामेटिक एलिमेंट्स का जो नाम है वो लिखिए। तो आप क्या लिखिएगा, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा। ड्रामेटिक जो एलिमेंट्स है वो है प्लॉट, यानी होता है कथा वस्तु। कैरेक्टर जो होता है पात्र। डायलॉग यानी वार्तालाप। गेस्चर यानी हाव भाव। गेस्चर यानी क्या होता है, हाव भाव। एक नाटक करने के लिए ये सब कलाकार में होना चाहिए। ठीक है, प्लॉट होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, गेस्चर्स होना चाहिए, और आगे देखिए म्यूजिक भी होना चाहिए और सोलिलोक्यू भी होना चाहिए। ठीक है, म्यूजिक यानी संगीत हो गया, और सोलिलोक्यू यानी स्वागत वचन हो गया। ठीक है, ये सब जो ड्रामेटिक एलिमेंट्स है ये एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बारे में। और जैसा कि आप देखिएगा क्वेश्चन आंसर में इसी बुक में तो लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ही है आपका। ये सब आप पॉइंट देखिएगा तो क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, खुद सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से ये जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये सब क्लियर हो जाएंगे। ये अभी मैं आपको ड्रामेटिक एलिमेंट्स के बारे में बताई हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ भी रहा है राइट द नेम्स ऑफ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। तो आप इसी सब को लिख दीजिएगा, नंबर आसानी से दे देगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर के बारे में देखिए ज़रा, यानी नाटकीय संरचना के बारे में देखना है। नाटकीय संरचना के बारे में देखिए यहाँ पे एक्सपोजिशन, ये सब आपके बुक में भी है। ठीक है, एक्सपोजिशन होता है, एक होता है कॉम्प्लिकेशन, और थर्ड नंबर होता है क्रिसिस, और फोर्थ नंबर होता है डेन्यूमेंट, और नेक्स्ट होता है कैटेस्ट्रॉफी और कंक्लूजन। ये सब जो है फ्रेंड्स, ये सब है ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ट्रेजेडी यानी त्रासदी होता है, ट्रेजेडी। कॉमेडी, ट्रेजेडी कॉमेडी, मेलोड्रामा और मास्क्यू, ये सब जो है, और एक है वन एक्ट प्ले। ये सब जो है ये टाइप ऑफ ड्रामा है, ड्रामा के टाइप। तो ड्रामा के कितने टाइप है फ्रेंड्स, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा कि ड्रामा का जो नाम है वो लिखिए। आपको जब ये सब टॉपिक है याद रहेंगे तो आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। टाइप ऑफ ड्रामा में ट्रेजेडी कॉमेडी, ये तो आसान है, 3 को आसानी से याद रहेगा। फर्स्ट है ट्रेजेडी, सेकंड है कॉमेडी, और दोनों को मिला दीजिए ट्रेजेडी कॉमेडी, 3 को तो याद हो गया। फारस है, एक मेलो ड्रामा होता है, मास्क्यू होता है, वन एक्ट प्ले होता है। ये सब जो है टाइप ऑफ ड्रामा है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना होगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं लग सकता। ठीक है, ये सब पॉइंट है, आपको माइंड में याद रखना होगा। 2-3 बार पढ़िएगा, आसानी से याद हो जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी। एक सेकेंड, देखिए द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी वाज गोरबोडक, यानी पहले जो
इंग्लिश की ट्रेजेडी है वो है गोरबोडक। ये पूछ भी सकता है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए आप इसको ध्यान से रखिएगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन करेगा आपसे फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, तो आपको आंसर देना पड़ेगा गोरबोडक। एंड इट वाज रिटन बाय थॉमस शेकविल एंड थॉमस नॉर्टन। गोरबोडक जो है, इस गोरबोडक पुस्तक को थॉमस शेकविल और थॉमस नॉर्टन द्वारा लिखा गया है, ठीक है। थॉमस शेकविल और थॉमस नॉर्टन, ये दोनों राइटर्स का नाम है, आप इसे याद रखिएगा। थॉमस शेकविल और थॉमस नॉर्टन किसके द्वारा लिखा गया है? थॉमस शेकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा क्या लिखा गया है? गोरबोडक। गोरबोडक किनके द्वारा लिखा गया है? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है, बहुत ही आने वाले क्वेश्चन सब है, इसलिए आप इन्हें ध्यान से देखिए। गोरबोडक जो है वो थॉमस शेकविल और थॉमस नॉर्टन के द्वारा लिखा गया है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा वाज रोस्टर डुएस्टर। आपसे जब फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा पूछेगा तो आपका आंसर जाना चाहिए रोस्टर डुएस्टर। लेकिन जब आपसे पूछेगा फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, देखिए फ्रेंड्स, दोनों में डिफरेंट समझिए, दोनों में डिफरेंट क्या है। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो है गोरबोडक। लेकिन जब आपसे पूछेगा फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी में, तो आपको देना पड़ेगा, फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा में देना पड़ेगा रोस्टर डुएस्टर, ठीक है। इसके जो राइटर है वो है निकोलस उदाल, जिन्होंने 1550 में लिखा था, ठीक है। निकोलस उदाल ने फर्स्ट कॉमेडी ड्रामा लिखा, उस कॉमेडी ड्रामा का नाम था रोस्टर डुएस्टर, जो 1550 यानी 1550 ईस्वी में निकोलस उदाल के द्वारा लिखा गया था। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2-3 बार इसको पढ़िएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा। ये जो चैप्टर होता है सिर्फ याद करने वाला होता है, 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स, रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज इस्टेब्लिश्ड बाय शेक्सपियर, यानी नाटक का रोमांटिक जो रूप है वो शेक्सपियर द्वारा स्थापित किया गया था। विलियम शेक्सपियर का आप नाम सुने होंगे, ये बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही विख्यात एक महान राइटर है विलियम शेक्सपियर, जिन्होंने एक नाटक का रोमांटिक रूप दिया था, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि नाटक का रोमांटिक रूप किसने प्रदान किया, तो आपका आंसर जाना चाहिए विलियम शेक्सपियर, ओके। रोमांटिक फॉर्म ऑफ ड्रामा वाज एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम शेक्सपियर, ओके। द इमीडिएट predecessor of Shakespeare, who were known as यूनिवर्सिटी विट्स, यानी कि शेक्सपियर के तत्काल पूर्ववर्ती जिन्होंने यूनिवर्सिटी विट के रूप में माना जाता है, वे कौन थे देखिए ज़रा, और ये बहुत ही इजी होगा आपको याद करने में। जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो। देखिए आप यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा इसको। लीली, पीले, ग्रीन, ये 3 कलर में आप डिवाइड कर दीजिए, लेकिन कलर का नाम लीली, ऐसे लीली यानी लाल को, जैसे कि मान लीजिए लीली, पीली, ग्रीन, ऐसे आप याद रखिएगा, लीली, पीले, ग्रीन, लीली, पीले, ग्रीन, ऐसे आप 3-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। तो जॉन लिली है, जॉर्ज पीले है, रॉबर्ट ग्रीन है और थॉमस किड एक क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो थे ये यूनिवर्सिटी विट्स राइटर थे, ठीक है। यूनिवर्सिटी विट्स राइटर में जब पूछेगा आपको तो ये सब नाम देना पड़ेगा। जॉन लिली, जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड
और क्रिस्टोफर मार्लो, ये जो राइटर्स हैं ये यूनिवर्सिटी विट्स राइटर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंग्लिश ड्रामा रीच द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द रिंग ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के समय इनका जब शासनकाल चल रहा था तो उसमें अंग्रेजी नाटक का उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया था। यानी क्वीन एलिजाबेथ के समय इंग्लिश जो ड्रामा है, इंग्लिश का जो नाटक है, ये बहुत ही उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका था। ठीक है, अब आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट। ये सब पॉइंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वही आपके लिए मैं लाई हूँ। ठीक है, देखिए अब जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। शेक्सपियर वाज बॉर्न इन 1564। विलियम शेक्सपियर का जो जन्म हुआ था वो 1564 यानी 1564 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ से विलियम शेक्सपियर बहुत ही महान राइटर थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, इसलिए आप इस जो टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, इसको आप स्किप नहीं कीजिएगा, इसको आप अच्छे से देखिए क्या है। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 यानी 1564 में हुआ था और मृत्यु जो है वो 1616, बहुत ही अच्छा डेट है, 1616 यानी 1616 ईस्वी में 1616 याद रहेगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। डेथ ऑफ बर्थ जो डेथ हुआ था 1616 में और बर्थ जो हुआ था वो 1564 में। ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हिज इम्पोर्टेंट बुक, उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे या फिर इम्पोर्टेंट बुक्स थे वे कौन कौन से थे, इनके बारे में थोड़ा सा जानिए। हैमलेट, ओथेलो, ये सब बुक का नाम है फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हैमलेट जो है वो पहनने वाला हैमलेट नहीं होता, यहाँ पे बुक का नाम है हैमलेट। और सेकंड है ओथेलो, थर्ड है मैकबेथ, जूलियस सीजर, किंग लियर, मर्चेंट ऑफ द वेनिस, एज यू लाइक इट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये सब जो है विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट बुक्स है। ठीक है, जिसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है हैमलेट के बारे में, ओथेलो, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ द वेनिस, किंग लियर, जूलियस सीजर, ये सब जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस बुक को याद रखिएगा और ऑप्शन में आए, फोर्थ ऑप्शन आएगा फॉर राइटर का नाम, तो उसमें से विलियम शेक्सपियर को टिक कीजिएगा, आंसर सही जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट है, इंग्लिश ड्रामा रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट इन द डिकेड फॉलोइंग एलिजाबेथ्स डेथ इन 1603। क्वीन एलिजाबेथ, यहाँ पे देखिए क्वीन एलिजाबेथ जो थी इनकी मृत्यु 1603 यानी 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु 1603 में हो गई। तो इनके मृत्यु के बाद के जो दशक, डिकेड यानी दशक होता है फ्रेंड्स, दशक, डिकेड यानी दशक होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1603 ईस्वी में जब क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद अंग्रेजी नाटक जो है ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गई। एलिजाबेथ रिगेंड फ्रॉम 1558 टू 1603 यानी एलिजाबेथ का जो शासन था वो 1558 से 1603 तक वे अपनी शासन की। 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक किनका शासन रहा, तो क्वीन एलिजाबेथ की। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते हैं लेकिन इस सब को ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे देखिए, एंड हर शेक्सपियर जेम्स फर्स्ट, यानी क्वीन एलिजाबेथ का उत्तराधिकारी के रूप में जेम्स फर्स्ट आए और इन्होंने शासन किया कब से कब तक। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे है 1603 से 1625 ईस्वी तक। 1603 से 1625 तक जेम्स फर्स्ट यानी क्वीन एलिजाबेथ के उत्तराधिकारी के रूप में जेम्स फर्स्ट ने 1603 ईस्वी से 1625 ईस्वी तक अपना शासन किया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जेम्स फर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो आपका आंसर जाना चाहिए 1603 से 1625 ईस्वी तक। ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ का क्या था, 1558 से 1603 ईस्वी तक। ठीक है, अब आइए जानते हैं बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन का जो जन्म हुआ था वो 1573 में, यानी 1573 ईस्वी में, और मर गए थे यानी उनकी मृत्यु हो गई थी 1637 ईस्वी में। और देखिए, बहुत ही यूनिक है ये जो इनकी मृत्यु डेट है और जन्मदिन है, ये बहुत ही यूनिक है। कैसे, देखिए यहाँ पे 1573 में इनकी जन्म हुआ था और मृत्यु कब, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, इसको आगे पीछे कर दीजिए, यानी 1637। इतना ट्रिकली आप याद रख सकते हैं। अगर आपको एक डेट याद है 1573 तो आसानी से याद रहेगा। 15 में एक बढ़ा देना है और इसको आगे पीछे कर देना है। कितना इजी है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है। तो बेन जॉनसन का जो जन्म हुआ था 1573 ईस्वी में और मृत्यु 1637 ईस्वी में। तो देखिए, बेन जॉनसन वाज अ लर्नड स्कॉलर एंड द ग्रेटेस्ट कंटेम्पोररी ऑफ शेक्सपियर, यानी कि बेन जॉनसन एक विद्वान और शेक्सपियर के महानतम समकालिक थे। बेन जॉनसन जो थे वे शेक्सपियर के यानी विलियम शेक्सपियर के क्या थे, समकालिक थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिल्टन and John Webster were other Jacobean playwrights who had enriched the Jacobean dramatic literature by their contribution। यानी ये कह रहा है सेंटेंस कि जॉर्ज चैपमैन, ये सब राइटर्स नेम है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिल्टन एंड जॉन वेबस्टर, ये सब जो थे ये सब जेकोबियन पीरियड के राइटर्स थे। जेकोबियन पीरियड के राइटर्स कौन कौन थे, ये सब आपसे पूछ सकता है, तो क्या क्या दीजिएगा आंसर। जॉर्ज चैपमैन, थॉमस डेकर, थॉमस मिल्टन एंड जॉन वेबस्टर, ये सब कब का राइटर थे, तो जेकोबियन पीरियड के राइटर्स थे। ठीक है, अब आइए जानते हैं टीएस इलियट के बारे में। टीएस इलियट के बारे में थोड़ा सा जानिए। टीएस इलियट जो है, ये टीएस इलियट कौन थे, राइटर है एक। ठीक है, बहुत ही महान राइटर थे टीएस इलियट, इनके बारे में जानिए। टीएस इलियट इम्पोर्टेंट प्लेज, यानी इनके जो नाटक थे, मर्डर इन द कैथेड्रल, मर्डर इन द कैथेड्रल जो है टीएस इलियट के द्वारा लिखा हुआ एक नाटक है, जो कि 1935 यानी 1935 में इन्होंने लिखा था। मर्डर इन द कैथेड्रल टीएस इलियट के द्वारा 1935 ईस्वी में लिखा गया। फाइनली फैमिली रिन्यू भी एक प्लेज ही है, यानी ड्रामा है। ये 1939 ईस्वी में लिखे थे। द कोकटल पार्टी ये 1950 में, एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये 1954 ईस्वी में लिखे। टीएस इलियट एक
टी.एस. इलियट का कौन कौन सा जो वर्क्स है इनको आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी बहुत कम ही पूछता है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा। बुक में ऐसे नहीं दिया गया है, मैं दे दी हूँ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। टी.एस. इलियट का जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है मर्डर इन द कैथेड्रल, फैमिली रिन्यू, द कोकटल पार्टी एंड द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क। ओके, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। टी.एस. इलियट के द्वारा एक और बुक है वेस्टलैंड, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं जी.वी. शॉ के बारे में। ये सब जो राइटर है चैप्टर 10 में ही सबका चर्चा किया गया है। इस चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन ये एक बुक है, प्लेज बुक है, यानी नाटक वाला किताब है। इस बुक को किसने लिखा? जी.वी. शॉ ने। जी.वी. शॉ ने आर्म्स एंड द मैन नामक बुक लिखा, ठीक है। अब आइए जानते हैं यहाँ पे तुगलक और हायावदना, ये जो है दो बुक गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है। गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया बुक कौन कौन सा है? तुगलक और हायावदना। हायावदना और तुगलक किनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? गिरीश कर्नाड के द्वारा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं चित्रा एंड रेड ओलेंडर। चित्रा के बारे में सुने होंगे आप। चित्रा और रेड ओलेंडर जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आप सुने भी होंगे। एक गीतांजलि है नॉवेल, जिन पर उन्हें 1913 यानी 1913 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला था। किनको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा बुक? गीतांजलि जो बुक है उस बुक पे इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। और इन्हीं के द्वारा प्लेज यानी नाटक रचा हुआ है। एक का नाम है चित्रा और दूसरा है रेड ओलेंडर, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, ये जो टॉपिक है इसमें चैप्टर 10 में जितने भी इम्पोर्टेंट राइटर्स थे और इम्पोर्टेंट उनके वर्क्स जो थे मैं इसमें चर्चा कर दी हूँ। और आप क्वेश्चन इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर भी करा कर डाल दूँगी। आप कमेंट कीजिएगा कि डालूँ कि नहीं, बनेगा कि नहीं आपसे। आप अगर कमेंट कीजिएगा तभी मैं वीडियो बनाकर डालूँगी क्वेश्चन आंसर का, नहीं तो नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क्स थे इसमें और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप इन सभी टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। और इसमें ज़्यादातर आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि राइटर्स और उनके बुक्स ये सब नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। अजीब अजीब थोड़ा नाम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 2-3 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप अच्छे से कवर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।